हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्विकिको में। तो हमने कल हम इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अल्फ़ाबेटिकल वाइज हम आई तक किए थे पार्ट सेकंड में। आज हम पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें हम आई के बाद आई के जितने भी बचे हुए टर्म्स थे उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ और भी टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने कुछ पीछे डिस्कस किया था। अब हम आते हैं इनकम इफेक्ट पे। तो इनकम इफेक्ट किसे कहते हैं? तो इनकम इफेक्ट द चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन द परचेजिंग पावर changes consequently upon a change in price of the good is called the income effect। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम चेंज होता है, इनकम के चेंज होने से जब हमारी परचेजिंग पावर में इफ़ेक्ट पड़े, यानी कि अगर हमारा इनकम 10 रुपये है, 100 रुपये है, तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, हम कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हमारा इनकम 80 रुपये हो गया तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा परचेजिंग पावर है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हम शायद सिर्फ क्लोथ ही खरीदेंगे, जूते नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए हमारा परचेजिंग पावर 120 हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमने जो सोचा था कि अच्छा परफ्यूम मिलाओ खरीद लेते हैं, तो उसको हमारा जो भी परचेजिंग पावर है किसी भी गुड्स के लिए, जब वो चेंज होता है, प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हम उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे प्राइस, मान लीजिए कि किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये था, तो हम उसको खरीद लिए। लेकिन अगर उसका प्राइस 120 हो गया तो हमारा जो परचेजिंग पावर है ये कम हो जाएगा, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है कि हम उसको खरीद सकें। अब हम आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब हम सी का अल्फ़ाबेटिकल वाइज सी में पढ़ रहे थे, हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था। जब हम डी पढ़ रहे थे तो हमने डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था। और जब हम आई पढ़ रहे हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा इनपुट है, अगर हमारे इनपुट में इंक्रीज़ होता है, मान लीजिए इनपुट में इंक्रीज 100 रुपये से इनपुट हमने इंक्रीज़ कर दिया, अपना रॉ मटेरियल में 100 रुपये लगा दिया, इनपुट इंक्रीज़ कर दिया, तो जो हमारा आउटपुट है ये 10 रुपये से किया, तो हमारा जो आउटपुट है ये 10 रुपये से ही इंक्रीज़ होना चाहिए, तब तो हम उसको कांस्टेंट रिटर्न्स बोलते हैं। लेकिन हमारा 10 रुपये से ही इंक्रीज़ ना होकर 20 रुपये तक इंक्रीज़ हो गया, तो हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे, यानी कि जितना हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं वो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। यानी कि प्रोडक्शन करने के बाद जो हमने इनपुट लगाया उससे डबल हमें अगर फ़ायदा हो गया तो हम इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। अगर बराबर होता तो कांस्टेंट बोलते, अगर कम होता तो डिक्रीजिंग बोलते। अब हम आते हैं इंडिफरेंस कर्व पे। तो देखिए, इंडिफरेंस कर्व क्या कहलाता है, ये सभी ऐसे हम इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं। तो यानी कि ये सारे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स अमंग विच कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट, यानी कि कंज्यूमर हर पॉइंट पे क्या है, सेटिस्फाइड है, तो इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। यानी कि हर एक पॉइंट क्या है, इक्वल है, ये हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। अब देखिए, इन्फीरियर गुड्स किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा गुड्स ऐसा गुड्स उसकी डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम पहले सरसों का तेल खाते थे, मतलब सरसों का तेल से खाना बनाते थे, क्योंकि वो हमारे लिए वो गुड, देखिए इन्फीरियर गुड का कोई टाइप नहीं है। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चेंज होता है तो उसके लिए वो गुड इन्फीरियर हो जाता है। मान लीजिए कि हम अभी सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे तो अभी हमारे लिए क्या है, ये इन्फीरियर गुड नहीं है सरसों का तेल। लेकिन जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो अब हम सरसों के तेल में खाना नहीं बनाएंगे, अब हम बटर लेंगे, हम बटर में खाना बनाएंगे या घी में खाना बनाएंगे। तो यह अब हमारा सरसों का तेल हमारे लिए इन्फीरियर गुड हो गया। यानी कि हमारी इनकम, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हमारा डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन इन्फीरियर गुड में क्या है, हमारी इनकम अगर बढ़ती है, मतलब इसमें प्राइस का रोल नहीं है, इनकम जब बढ़ेगी तो हम पीछे वाली गुड चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, जो हम पहले करते थे वो हमारे लिए इन्फीरियर हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई रेडमी का फ़ोन यूज़ करता था, लेकिन वो बहुत मजबूरी में यूज़ करता था। अगर कोई फिर उसके बाद उसके पास पैसे आ गए, उसकी इनकम बढ़ गई, तो उसने वन प्लस ले लिया, या उसने और भी पैसे बढ़ गए, तो अब रेडमी उसके लिए क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी और लोगों के लिए रेडमी इन्फीरियर गुड हो। तो लोगों के हिसाब से गुड्स, इन्फीरियर गुड्स बदलते रहते हैं।
तो इनकम के चेंज होने पे जब हमारा डिमांड डिक्रीज हो जाए उसको इन्फीरियर गुड कहते हैं। अब आते हैं आइसोकॉन पे। तो आइसोकॉन क्या क्या कहलाता है? देखिए, जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है, सेम टू सेम आइसोकॉन्स भी होते हैं, लेकिन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विच इन द सेम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि हम उसमें कंजम्पशंस की बात करते थे, यानी कि कंज्यूमर की बात करते थे, आइसोकॉन में हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि सारे पॉइंट्स पे जो प्रोड्यूसर है वो सेम लेवल का आउटपुट उसको मिल रहा है, तो उसको हम आइसोकॉन कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहलाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड, देखिए, लॉ ऑफ डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड होता है प्राइस के, यानी कि फंक्शन ऑफ प्राइस, और डिमांड प्राइस के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का प्राइस 20 रुपये है तो हम इजीली उसको ख़रीद लेते हैं कि हमने इसको ले लिया, लेकिन उसी गुड का प्राइस, मान लीजिए कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम 20 रुपये की थी तो हम खरीद ले रहे थे, लेकिन उसी सेम आइसक्रीम की प्राइस अब 50 रुपये हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे? हम वो आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम कोई 20 रुपये वाली ही आइसक्रीम दूसरी खरीद लेंगे। तो यानी कि लॉ ऑफ डिमांड उसे ही कहते हैं कि जब हमारे प्राइस इंक्रीज होने पे जब हमारा डिमांड डिक्रीज हो जाए उसे ही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है? If we keep increasing employment of an input with other input fixed, then eventually a point will be reached after which the marginal product of that input start falling. अब देखिए, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का हम जब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करने लगते हैं, उसका कंजम्पशन करने लगते हैं, तो कुछ टाइम बाद आने के बाद क्या होता है, उससे जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा कम होने लगता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो गोलगप्पे के हमने स्टार्टिंग में जब खाए तो उससे हमारा मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि हम बहुत खुश हुए उसको खा के। लेकिन 5-6 गोलगप्पे खाने के बाद हम क्या बोलने लगे? नहीं नहीं, अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब मेरा पेट भर गया है। तो यानी कि हमारा हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होने लगा? कम होने लगा। तो यानी कि इसका हम ग्राफ ऐसे बना लेते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ का यूज़ करने लगते हैं तो वैसे वैसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में चले जाते हैं। इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? तो द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेज with its employment level when the level of employment of an input low, but after reaching a certain point level it start falling. तो देखिए, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो भी हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट हैं फैक्टर्स के, वो इनिशियली तो राइज करते हैं, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता रहता है वैसे राइज करते हैं, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इनपुट लो होता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट कम होने लगते हैं। तो उसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम आते हैं लॉन्ग रन पे। तो लॉन्ग रन एक प्रोडक्शन फैक्टर के टाइम को डिनोट करता है, यानी कि ये कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो उसको हम लॉन्ग रन कहते हैं। ये टाइम पीरियड को रिफर्स करता है जिसमें प्रोडक्शंस क्या कहते हैं, वेरी होते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं लेबर। अब लेबर क्या है, यानी कि लेबर किसे कहते हैं? तो वो सारे ह्यूमन फिजिकल एफर्ट जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो जो अपर मैनेजर है तो वो क्या करता है, वो लेबर का काम नहीं करता है, लेकिन जो यहाँ से वहाँ जो फिज़िकल वर्क करते हैं, यानी कि बोरा उठाना या मशीनों को उठाना, मशीनों को चलाना, जिसमें फिज़िकल एफर्ट लगता है लोगों के, उसको हम लेबर कहते हैं। लैंड किसे कहते हैं? वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। देखिए, हम सबको लैंड नहीं कहेंगे इकोनॉमिक्स में, लैंड उसी को कहेंगे कि जो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, या तो वो फिक्स्ड हो या तो वो कंज्यूम्ड हो, यानी कि जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसी को हम लैंड कहते हैं। अब लीगल टेंडर क्या होता है? तो लीगल टेंडर जो मॉनेटरी अथॉरिटी या गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को इशू करती है, जैसे मान लीजिए कि जब हमारा 500 1000 का नोट चल रहा था तो वो क्या था, लीगल टेंडर था, यानी कि सब उसको कोई मना नहीं कर सकता है। यानी कि हम किसी को 500 रुपये उस टाइम देते थे 2016 से पहले, तो कोई उसको मना नहीं करता था कि हम नहीं लेंगे। अगर कोई मना करता है तो उस पर लीगल एक्शन किया जा सकता है, लेकिन
2016 के बाद जब ये लीगल टेंडर नहीं रहे, यानी कि अब इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, तो लेकिन हम उस पर कोई भी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो वैसी मनी जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी इशूड करती है और वो कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, उसी को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहते हैं? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये फंक्शन ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री इन विच प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस और बैंक रन्स। यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये एक सिचुएशन है जब बैंक में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैंक क्राइसिस में चला जाए, लिक्विडिटी क्राइसिस में चला जाए, तो ये एक कंट्री जो मॉनेटरी अथॉरिटी है ये गारंटी प्रोवाइड करती है सारे कमर्शियल बैंक को कि तुम्हारे भागने की सिचुएशन में और या क्राइसिस की सिचुएशन में हम तुम्हारा साथ देंगे। तो लास्ट रिजॉर्ट कौन है हमारे कंट्री का? तो आरबीआई है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखिए कीन्स, जब हम कीन्स की थ्योरी पढ़ते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है ऑफ अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, तो लोग बैंक में पैसे देने से अच्छा अपने पास रखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इन द इकोनॉमी वेयर एवरी इकोनॉमिक एजेंट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट रेट टू राइज इन फ्यूचर एंड कंसिक्वेंटली बॉन्ड प्राइस टू फॉल कॉजिंग कैपिटल लॉस। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें बॉन्ड के प्राइजेज फॉल होने लगते हैं और जो कैपिटल है वो लॉस में जाने लगता है। जो सारे लोग हैं वो सभी लोग क्या करने लगते हैं? अपनी मनी को अपने पास रखने लगते हैं। कोई भी नहीं चाहता मनी को खर्च करना या मनी को किसी बॉन्ड में लगाना या शेयर में लगाना या किसी भी तरह से अलग दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में, क्योंकि उसको डर हो जाता है कि कहीं हमारा पैसा फंस ना जाए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब हम एम पे आते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब हम एवरेज कॉस्ट पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि हम टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर देते थे तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाता था। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमें चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ है और जो भी आउटपुट में चेंज हुआ है, जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। अब आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या दिखलाता है? चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन इनपुट, यानी कि आउटपुट में जो भी चेंज होता है, मतलब इनपुट में चेंज होने से आउटपुट में जो चेंजेस होते हैं और सभी जो अदर इनपुट्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उसके बाद चेंजेस होते हैं, उसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं? तो जब देखिए चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट, सेल ऑफ आउटपुट, यानी कि टोटल रेवेन्यू में चेंज होने के मतलब आउटपुट में जो चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज होता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। देखिए मार्जिनल का मतलब होता है चेंजेस को दिखाना, कि यानी कि इस टाइम पीरियड में, यानी कि P1 टाइम में 10 रुपये का चेंज हुआ तो P2 टाइम में कितने 20 रुपये का चेंज हुआ, तो इन दोनों का अंतर क्या कहता है? मार्जिनल कहलाता है, यानी कि पूरा 10 रुपये का मार्जिन है। तो मार्जिनल हमेशा दो चीज़ों के चेंज को दिखाता है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट यानी कि MPR, फैक्टर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू टाइम, और मार्जिनल फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, ये इसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं। अब मार्केट सप्लाई कर्व किसे कहते हैं? तो मार्केट सप्लाई कर्व शोज द output level that a firms in a market produce in aggregate corresponding to different value of the market price, यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व शो करता है हर एक एग्रीगेट लेवल को, फर्म के एग्रीगेट लेवल को, जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ और मार्केट के प्राइस पे अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग प्राइस पे शो करता है। यानी कि मार्केट सप्लाई ये पूरा फर्म के मार्केट प्रोडक्ट्स और एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन किसे कहते हैं। जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे उसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सब हम देखेंगे। आज हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं। तो इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर
एग्जिस्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं और इनके पास डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम एक सोप की बात करें तो सोप क्या है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है जिसमें क्या है, सोप तो है ही, लेकिन ये डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ लक्स अलग ही बताता है, डव अलग ही बताता है, हिमालय अलग ही बताता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोप के सेलर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स भी होते हैं और उनके डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो उसी को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब हम मोनोपोली में आते हैं, तो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, उसके पास बहुत सारे सेलर्स नहीं होते हैं। तो मोनोपोली सिर्फ एक ही सेलर होता है, उसीलिए उसको मोनोपोली कहा जाता है। और ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी भी तरह का बाहर का एंट्रेंस ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम देखें रेलवे, तो रेलवे की क्या है, मोनोपोली है। कोई बाहर का कोई सोचे प्राइवेट कि हम अपना रेल बना लेते हैं और फिर चलवाते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए मोनोपोली उसे कहते हैं जो सिंगल सेलर होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है। अब आते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटॉनिक किसे कहते हैं, तो अ कंज्यूमर प्रिफर्स आर मोनोटॉनिक if and only if between any two bundles the consumer prefer the bundle which has more of at least one of the goods and no less of the other goods as compared to the other bundle। यानी कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कंज्यूमर दो बंडल के बीच में करता है जिसमें कुछ ज़्यादा उसका प्रेफरेंस होता है बंडल में और कुछ उसके कंपैरिजन में कम होता है, लीस्ट प्रेफरेंस होता है। तो उसी को हम मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कहते हैं जो कंज्यूमर द्वारा किया जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल क्या होता है, देखिए जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल फॉर्म के ही ऊपर होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी पूरे रीजन मतलब पूरे होल कंट्री यानी बहुत सारे फॉर्म्स इसमें आते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसको ये क्या कहते हैं, इसमें मैथमेटिकल ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल में हम सिंप्लीफाइड वर्जन में बहुत सारे एनालिसिस के तौर पे ग्राफ के तौर पे मैथमेटिकल्स के टर्म पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग किसे कहते हैं, अ सिस्टम विच इज अ सेंट्रल बैंक अलाउड टू एक्सचेंज रेट टू डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेज बट इंटरवीन एट अ टाइम ऑफ इन्फ्लुएंस द रेट। यानी कि देखिए जब हम एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे तो उसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ पोर्शन मार्केट पे डिपेंड होता है और कुछ पोर्शन सेंट्रल बैंक के द्वारा एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि मार्केट फोर्सेस से तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, लेकिन जो इंटरवीन क्या कर सकती है, जो सेंट्रल बैंक है वो उसमें इंटरवीन कर सकती है। तो इंडिया में जो भी फ्लोटिंग मतलब इंडिया एकदम फ्लोटिंग रेट पे काम नहीं करता, वो मैनेज फ्लोटिंग रेट पे काम करता है जिसमें हमारी सेंट्रल बैंक भी इंटरवीन कर सकती है। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जब भी मार्जिनल की बात होती है तो वो चेंज बताता है, यानी कि एडिशनल क्या चेंजेस हुए हैं या उसमें से क्या चीज़ निकले है। तो कंजम्पशन में जो एडिशनल कंजम्पशन का चेंज है टू द एडिशनल इनकम का चेंज, यानी कि इनकम हमारे इनकम के चेंज से कंजम्पशन में क्या चेंजेस होते हैं उसी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। देखिए मीडियम ऑफ मनी का जो पहला जो फंक्शन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो है कि अगर हम किसी को कुछ पैसे देते हैं तो उसके बदले में हम कोई सामान लेते हैं, यानी कि हम एक्सचेंज ही तो करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान करना किसी चीज़ का मनी से। अब आते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, जब मनी सप्लाई और जितनी भी करेंसी लोगों के पास है यानी कि हाई पावर्ड मनी, उसको ही हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। यानी कि हाई पावर्ड ऑफ मनी लोगों के पास जो करेंसी है, जो इकोनॉमिक अथॉरिटी जो करेंसी मार्केट में भेजती है, उसके बदलने से हमारी मनी सप्लाई पे क्या चेंज होता है, कितने टाइम्स चेंज होता है, उसी को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि नॉर्मल गुड किसे कहते हैं। देखिए अब हम
पढ़ लिए। अब हम एन पे आते हैं कि नॉर्मल गुड किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा गुड जो कि डिमांड इंक्रीज़ होता है इनकम के इंक्रीज़ होने पे, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ता है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा इनकम 50 रुपये था, तो उसमें हम क्या करते थे, हम अपने कुछ सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरा करते थे, यानी खाने पीने के सामान, फूड से रिलेटेड चीज़ों को ही लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी 100 रुपये हुआ, तो हम फूड के साथ साथ हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ करना। तो ये नॉर्मल गुड है कि जैसे जैसे हमारे जो डिमांड है इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई भी फर्म जब प्रोडक्शन करता है तो उसको इतना प्रॉफिट हो जाए कि उसका जो कॉस्ट है, जो उसने कॉस्ट उस पर लगाया है, वो कम से कम उसको मिल जाए, तो उसे हम नॉर्मल लेवल या नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नैरो मनी किसे कहते हैं? तो देखिए, नैरो मनी में करेंसी आती है, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बैंक में कुछ पैसे जमा किए, तो अगर हम बैंक से पैसे तुरंत डिमांड करेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा, उसी को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और प्लस अदर डिपॉजिट, यानी कि पब्लिक बैंक या कमर्शियल बैंक में जितने भी हम डिपॉजिट किए हैं, इसी को, ये M1 है, M1 को ही हम नैरो मनी कहते हैं। अब आते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाता है? तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जिसको हम ना चाहते हुए भी हमें वो हमें मिलेगा। जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, अदर करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा मार्केट प्राइस पे जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है वो तो है ही, लेकिन हमारे अदर कंट्री से भी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो आते हैं, जब इनको जोड़ देते हैं तो हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है। अब हम आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो जो भी एग्रीगेट, देखिए जब हम नेट की बात करते हैं और डोमेस्टिक और प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि जो भी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, लेकिन कैपिटल स्टॉक के डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक सेकेंड, हम आगे आ गए हैं। हाँ देखिए, यानी कि वो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी कि नॉर्मली हम जीडीपी में से जब माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, जो स्टॉक पे, कैपिटल स्टॉक पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एनडीपी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो हाउस होल्ड पे करता है वो उसको क्या बोलते हैं? तो इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म माइनस इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हाउस होल्ड को रिसीव होता है उसको माइनस कर देते हैं जो वो पे करता है, तो उसी को नेट बोलते हैं। यानी कि नेट का मतलब क्या हुआ, जो हमें रिसीव हुआ और जो हमने पे किया उसके बीच का अंतर। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो नेट इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं कि एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, जितने भी हमारे कैपिटल स्टॉक है उसमें कुछ एडिशन करना। अनलाइक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट डज नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिप्लीट्स ऑफ कैपिटल स्टॉक, यानी कि ये जो रिप्लेसमेंट है, कोई मतलब कि कोई भी टूट फूट हो गई हमारी किसी मशीनरी पे, तो उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है। उसको छोड़ के बाकी जितने भी एडिशनल हम कैपिटल स्टॉक के लिए चेंजेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब नेट एनपी एट मार्केट प्राइस क्या कहलाता है? तो देखिए, जब जीडीपी में से जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो उसको हम एनएनपी कहते हैं। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस पे था, और फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे। और देखिए, जब हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं उसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब देखिए, ये तो एक छोटा सा वो है डेफिनेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत ब्रॉड लेवल पे समझाऊंगी अगर किसी को इसको समझना है तो।
नेक्स्ट चलते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं। तो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो भी डोमेस्टिक करेंसी के नंबर वन मस्ट गिव अप टू गेट एन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए, मान लीजिए कि एक डॉलर के बदले रुपये का कितनी वैल्यू है, उसी को हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं, कि जो डोमेस्टिक करेंसी किस रेट पे दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रही हो। अब आते हैं नॉमिनल या जीडीपी। नॉमिनल या जीडीपी किसे कहते हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि ये सब डेफिनेशन ऐसे ही है, लेकिन ये सेम टू सेम पूछा गया था नेट के एग्ज़ाम में। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2019 और 20 के अराउंड पूछा गया था कि नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं। तो जो हम करंट मार्केट प्राइस पे जो हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि बहुत ही सिली क्वेश्चंस हैं जिसको हम उतना ध्यान नहीं देते, या जिसकी मतलब बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है जो हम एग्ज़ाम्स में कर देते हैं, ये सब चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो नॉमिनल क्या होता है, जो करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी। अब नॉन टैक्स पेमेंट किसे कहते हैं। तो पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म और अ गवर्नमेंट एज अ नॉन टैक्स ऑब्लिगेशन सच एज फाइन्स, यानी जो भी हम फाइन वाइन देते हैं वो तो हमारे ऊपर टैक्स तो कोई लगा नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पैसा देना पड़ रहा है किसी गवर्नमेंट को या किसी चीज़ को, तो ऐसे को हम नॉन टैक्स पेमेंट कहते हैं। हमने पेमेंट तो किया, लेकिन ये नॉन टैक्स था, टैक्स नहीं लगा था, फिर भी हमें पेमेंट करना पड़ा, जैसे कि फ़ाइन हो गया, तो उसको हम नॉन टैक्स पेमेंट कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के जो भी हैं एन के बाद पी क्यू, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून्ड।